जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपका अपने चैनल एग्जामवीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि आपके इस YouTube चैनल पर पॉलिटी की क्लास रेगुलर मिलती हैं आपको, और मैंने आपको हर चीज़ डिस्कस करा दी है, चाहे मूल अधिकार हो, मूल कर्तव्य हो, या फिर कोई भी टॉपिक क्यों ना हो। दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ तो पिछली 2 क्लासों में मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की वीडियो बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किए हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो जाइए उन वीडियो देखिए। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में मिल सके। देखिए, आज जो वीडियो रहने वाली है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महान्यायवादी के ऊपर रहने वाली है। अगर मैं महान्यायवादी की बात करता हूँ दोस्तों, तो महान्यायवादी का जो पद है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। अगर मैं भाग 5 की बात करता हूं तो भाग 5 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी और आर्टिकल 76 के अंतर्गत भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है। देखिए, आर्टिकल 76 भाग 5 ये महान्यायवादी पद का उल्लेख करता है। संविधान में भारत के महान्यायवादी पद का उल्लेख भाग 5 और आर्टिकल 76 में किया गया है। अगर हम बात करते हैं महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, तो दोस्तों महान्यायवादी का जो पद है वो भारत में एक तरीके से सर्वोच्च कानूनी पद होता है। ये सबसे ऊपर कानूनी पद माना जाता है, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। संविधान में इसके कार्यकाल का कोई महत्व नहीं है, कोई कार्यकाल का कोई टाइम पीरियड नहीं है दोस्तों। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसकी जो अगर अपॉइंटमेंट की बात करते हैं तो ये संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और राष्ट्रपति जब चाहें जब इसे पद से हटा सकते हैं। तो आज महान्यायवादी के बारे में एक एक चीज जानेंगे दोस्तों। देख लेते हैं एक पीपीटी के माध्यम से। देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो भाग 5 कहता है, देखिए संविधान के भाग 5 आर्टिकल 76 के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है। कौन से भाग में भाई? भाग 5 और आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के पद का सृजन किया गया है, और ये भारत सरकार का सर्वोच्च विधि कानूनी अधिकारी होता है। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कानूनी अधिकारी होता है। भारत सरकार को विधिक मामलों पर एडवाइस देने का कार्य महान्यायवादी के द्वारा किया जाता है। देखिए, सर्वोच्च विधि अधिकारी है, और जब भी विधि के मामले की बात अगर होगी तो भारत सरकार को एडवाइस देने का जो कार्य है वो महान्यायवादी के द्वारा दोस्तों किया जाता है। और आपको ध्यान रखना है कि कौन से आर्टिकल के तहत महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का पद आता है। आर्टिकल 76 के अंतर्गत महान्यायवादी का पद आता है, और कौन से भाग में? भाग 5 में। अब देखिए, इसकी जो अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूं तो संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। ठीक है। और देखिए, अगर मैं 3 लोगों को बात करूं तो भारत में 3 अधिकारियों को विधि कानूनी अधिकारी माना जाता है। कानूनी अधिकारी के तौर पर इन्हें दर्जा प्राप्त है। जैसे भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी एक तरीके से कानूनी अधिकारी का पद है। तीसरा है भारत के अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं कि ये विधि अधिकारी के रूप में काउंट होते हैं। अब दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, इसमें अगर सबसे ऊपर बात करते हैं तो सबसे ऊपर हमारे कौन होते हैं? भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इन तीनों में सबसे ऊपर होते हैं। इन तीनों में क्या होते हैं भाई? सबसे ऊपर। अब इसकी नियुक्ति के बारे में बताऊं, किस व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया जा सकता है, उसके पास में क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है, देखिए जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश है, जज है, नियुक्त होने के लिए जरूरी है वही योग्यताएं महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए जरूरी है। जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है उस व्यक्ति के पास में जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वही भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के लिए जरूरी है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत के महान्यायवादी पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं जरूरी हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है उसके पास, जज के पास जो योग्यताएं होती हैं वही भारत के महान्यायवादी के पास होनी चाहिए। अब अगर इसके कार्यकाल की मैं बात करूं तो संविधान द्वारा इसका जो कार्यकाल है, टेन्योर है, वो बिल्कुल भी निश्चित नहीं किया गया, फिक्स नहीं किया गया है। देखिए, संविधान में उसे पद से हटाने को लेकर कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब आर्टिकल का 76 फर्स्ट क्या कहता है भाई? इसे
आर्टिकल क्षेत्र का 4 कहता है कि महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, टिल द प्लीजर ऑफ द प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति चाहें, ठीक है, टिल द प्लीजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक पद पर रह सकता है। बाकी अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति उसके लिए निर्धारित करे। अब यहाँ सैलरी की अगर बात करी जाए तो जो राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे वही सैलरी महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को दी जाती है। देखिए इसके कार्यकाल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है कि इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, 6 साल का होता है या फिर 65 साल की टाइम पीरियड तक। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सिर्फ राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जब चाहे राष्ट्रपति, जब तक चाहे राष्ट्रपति तब तक ये अपने पद पर बना रह सकता है। तो ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए महान्यायवादी की पावर क्या होती है, पावर ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए अगर मैं पावर की बात करूं तो आर्टिकल क्षेत्र का 3 कहता है, आर्टिकल क्षेत्र का 3 कहता है कि महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन के लिए, महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन के लिए भारत के किसी राज्य में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई ऑडियंस का अधिकार होगा। देखिए जो महान्यायवादी होता है अगर वो अपने कर्तव्य के पालन के संदर्भ में, देखिए अपने कर्तव्य का पालन निभाने के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित जितने भी न्यायालय हैं उनमें सुनवाई करने का अधिकार महान्यायवादी को दोस्तों होता है। अब देखिए आर्टिकल 88 कहता है कि महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन, देखिए आर्टिकल 88 कहता है कि संसद के किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, संसद के किसी भी सदन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में ही उसे भाग लेने का अधिकार होता है। संसद की किसी समिति जिसका वह सदस्य है की कार्यवाही में भाग लेने तथा बोलने का अधिकार होता है, हालांकि उसे संसद में मतदान का अधिकार नहीं होता है। तो वो संसद की किसी भी समिति में और किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, लेकिन बोल सकता है, लेकिन वो मतदान का अधिकार नहीं रखता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि देखिए उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है, उसे संसद में मत देने का अधिकार दोस्तों नहीं होता। वो संयुक्त बैठक में भाग लेने का कार्य कर सकता है, बोलने का काम कर सकता है, लेकिन वो वोट डालने का, मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार का मतलब जब भी कोई बिल अगर पास होने के लिए एक तरीके से प्रोसेस चलती है तो उसमें जो मत की प्रोसेस होती है, जो सदस्यों द्वारा डाला जाता है, तो यहाँ महान्यायवादी मत देने का काम नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं दोस्तों। आर्टिकल 105 का 4 कहता है कि महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान, आर्टिकल 105 का 4, देखिए आर्टिकल 105 का 4 कहता है कि महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद को प्राप्त होने वाली सभी अनुमुक्तियां, वैकेशन का मतलब छुट्टियां, जितनी भी छुट्टियां हैं वह विशेष अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो महान्यायवादी को उसके टाइम पीरियड के दौरान संसद सदस्यों को मिलने वाली, प्राप्त होने वाली सभी अनुमुक्तियां, जो संसद सदस्यों को वैकेशन मिलती हैं वही उसे मिलती हैं, ठीक है, और जो विशेष अधिकार है वो भी उसे मिलते हैं। तो ध्यान रखना ये चीज़ बाकी। और ये आर्टिकल 105 में है। देखिए राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को कौन कौन से काम सौंपे गए हैं, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। अगर उच्चतम न्यायालय में पेश होने की बात आती है तो भारत सरकार की ओर से पेश होने का जो काम है वो महान्यायवादी के द्वारा किया जाता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है, देखिए भारत सरकार से संबंधित सभी मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से एक तरीके से प्रेजेंट होना, भारत सरकार की ओर से पेश होने का जो काम है वो महान्यायवादी के द्वारा किया जाता है। अब देखिए आर्टिकल 103 कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा, देखिए राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का जो प्रतिनिधित्व करने का काम करता है वो महान्यायवादी करता है। देखिए सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार ये भी महान्यायवादी को दिया गया है। सरकार से संबंधित अगर किसी भी उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है तो वो भी महान्यायवादी को दोस्तों दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि महान्यायवादी के कितने कितने काम है। अब मैं देख लेता हूं कि भारत में अब तक कौन कौन लोग हैं जो महान्यायवादी बने हैं। बाकी देखिए महान्यायवादी से ज़्यादा प्रश्न आपके नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको महान्यायवादी से कौन कौन से प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। अगर मैं सबसे पहले महान्यायवादी की बात करता हूं तो महान्यायवादी पहले वाले थे MC सीतलवाड़, जो कि 1950 से लेकर 1963 तक बने थे। देखिए 13 साल, यहाँ पर कोई भी टाइम पीरियड नहीं है, फिक्स टाइम पीरियड दोस्तों नहीं है। आप देख सकते हैं कि पहले वाले ही 13 साल बने थे, जबकि अगर आपको ध्यान होना चाहिए कि 5 साल या 6 साल या 65 वर्ष की उम्र तक बनने चाहिए थे। लेकिन ये महान्यायवादी का जो पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, इसमें कोई भी दोस्तों टाइम पीरियड नहीं होता है। भाई दूसरे वाले की बात करूं तो CK दफ्तरी, ये 1963 से 1968 मात्र 5 साल बने। नीरेन डे की बात करूं तो 1968 से 1977, देख सकते हैं आप कितने साल बने हैं, 9 साल बने हैं। ठीक है, आपको और बहुत सारे मिलेंगे, देखिए 2 साल भी बने हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो काफ़ी टाइम पीरियड तक रहे हुए हैं। अगर मैं वर्तमान की बात करूं दोस्तों तो देखिए मुकुल रोहतगी थे, मुकुल रोहतगी 2014 में बने थे, जो कि 2017 मात्र 3 साल रहे हैं। देखिए मुकुल रोहतगी 2014 में बने थे, 2017 3 साल रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ के वेणुगोपाल जो कि वर्तमान में है, के वेणुगोपाल जो कि 2017 से अब तक हैं, 2017 से अब तक ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत है। तो आप दोस्तों इस क्लास के अंदर क्लियर समझ गए होंगे कि जो महान्यायवादी का पद है वो फिक्स टेन्योर नहीं रखता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। जब तक राष्ट्रपति चाहें तब तक यह अपने पद पर बना रह सकता है। अब एक बार और देख लेते हैं दोस्तों। देखिए जो भारत का महाधिवक्ता है, महाधिवक्ता के बारे में देख लेते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? देखिए भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी, भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ठीक नीचे आता है। देखिए इसका जो मेन कार्य है वो महान्यायवादी की हेल्प करना है। देखिए महाधिवक्ता जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है दूसरा विधि अधिकारी है, और इसका जो काम है वो महान्यायवादी की हेल्प करने का होता है। ठीक है, महान्यायवादी का पद संविधान के आर्टिकल 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। अगर मैं महान्यायवादी के पद की बात करता हूं तो ये एक संवैधानिक पद है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। लेकिन वहीं महाधिवक्ता के पद की बात करूं तो ये संवैधानिक पद नहीं है, ये मात्र वैधानिक पद है। ये संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक पद है, स्टेचरी है। तो आपको ध्यान रखना है महान्यायवादी का जो पद है वो संवैधानिक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं दोस्तों आपके महाधिवक्ता की, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की, तो ये पद महाधिवक्ता का जो पद है ये संवैधानिक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ वैधानिक पद है। देखिए इसी प्रकार भारत के अपर महाधिवक्ता की नियुक्ति महाधिवक्ता की सहायता करने के लिए की गई है, यह पद भी वैधानिक है। और यह पद भी कैसा है भाई? वैधानिक है। अगर अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की बात करूं तो ये भी ये भी इसकी जो नियुक्ति है महाधिवक्ता की हेल्प करने के लिए की गई है, और ये भी एक वैधानिक पद है। देखिए मैं आशा करता हूं दोस्तों ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ से यूपीएससी में एक न एक प्रश्न हर साल आपको कभी ना कभी मिलता ही रहता है। चाहे आरओ की बात करें, यूपी पीसीएस की बात करें, यूपीएससी की बात करें, या फिर सिविल सेवा यूपीएससी द्वारा कंडक्ट अन्य कोई एग्जाम, चाहे सीडीएस हो या फिर एनडीए हो, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो, आपको हमेशा एक न एक प्रश्न मिलता ही रहता है। अब एसएससी द्वारा जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी आपको मिल जाता है कभी कभी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो भविष्य में मिल सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।